सत श्री अकाल जी। टीवी पंजाब ਲਈ मैं दवी दविंदर कौर। इस वेले ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਬਨਾਰਸ ਲਈ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜੋ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤਿਵਾੜੀ, ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾत कराने। हिमांशु तिवाड़ी जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। टीवी पंजाब पे आपका स्वागत है जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद जी। हिमांशु जी, आप इस यात्रा के बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें बताएंगे, हमारे टीवी पंजाब के सुनने वालों को, देखने वालों को। देखिए, यह यात्रा चंपारण से चली हुई है 2 अक्टूबर से। जैसा कि आपने बताया कि वहां पर बहुत पहले महात्मा गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया था। उस सत्याग्रह क्या था? वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ। उस वक्त ब्रिटानिया हुकूमत चाहती थी कि जो हम तय कर रहे हैं, जो फसल जिस भाव में तय कर रहे हैं वही सबको लगाना पड़ेगा। गांधी जी ने उस चीज का विरोध किया, वहां के किसानों ने विरोध किया और अंग्रेजों सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा और यहाँ से देश छोड़ के जाना भी पड़ा। आज दोबारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी और विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए वैसा ही एक कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आए हैं। उसके साथ साथ 2 और काले कानून ले आए हैं। इन तीनों काले कानूनों को वापस कराने के लिए और पूरे देश की जो किसान संगठन और किसान परिवारों की मांग है कि एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी चाहिए C2+50% के हिसाब से, स्वामीनाथन कमेटी ने जो कहा। इन 2 बातों को लेकर हम लोग चंपारण से बनारस पदयात्रा कर रहे हैं। 18 दिन, कल आज 19वां दिन है, आज आखिरी दिन है। 350 किलोमीटर मैं आपको बताऊं कि यह पदयात्रा चली है, 5 किलोमीटर और रह गया है। यह पदयात्रा पूरी 350-55 किलोमीटर की पूरी पदयात्रा 19 दिनों में, इसमें उड़ीसा के किसान हैं, झारखंड के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, अलग अलग जगहों के किसान इसमें शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत संख्या में किसान शामिल हुए और बीच में पड़ने वाले उत्तर बिहार और पूर्वांचल के किसानों को जन जागृत करते हुए हजारों की संख्या में आज लोग बनारस जा रहे हैं और बनारस में एक बड़ी सभा करके प्रधानमंत्री जी से ये पूछेंगे कि आपकी संवेदना कहाँ मर गई है कि आप जो 600 650 हमारे किसान भाई बहन की शहादत हो चुकी है, उसके बाद भी आपकी संवेदना नहीं जगी कि आप 2 शब्द बोल सकें। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं और आपका मंत्री अभी तक बर्खास्त नहीं होता है। तो इन सारे सवालों को लेकर यह पदयात्रा बनारस आई है। तो अभी आप कितने किलोमीटर दूर हैं बनारस से? वो सभागाह जो बनारस शहर में तो हम हैं, जहां सभा होना है, शास्त्री घाट वरुणा पुल, उससे 5 किलोमीटर दूर यह पदयात्रा पहुंच चुकी है। हजारों की संख्या में किसान इस पदयात्रा को ज्वाइन किया हुआ है और पीछे बलिया, गाजीपुर, यहाँ से भी कई संख्या में किसान आए हैं। पूरे पूर्वांचल के अगल बगल के जिले, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, इन सब जिलों के किसान भी इस सभा में आज आएंगे। तो ये यात्रा शुरू हुई थी, चली थी, तो क्या क्या हुआ था? कितने लोग थे तब इस यात्रा में? इस यात्रा को जब शुरू हुआ,
संयुक्त किसान मोर्चा और से कोई स्पेशल पहुंचे थे, या कौन कौन पहुंचा था तब शुरू करने में के लिए यात्रा? संयुक्त किसान मोर्चा का नवनिर्माण किसान संगठन एक घटक संगठन है। हम लोग अक्षय कुमार जी और मैं उसकी राष्ट्रीय टीम का सदस्य हूँ। एसकेएम की दिल्ली की बैठकों में शामिल रहे हैं हम। वहां पे मोर्चे पे भी रहते हैं। उसके साथ साथ इधर वो अक्षय जी उड़ीसा के रहने वाले हैं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश बनारस जिले के बगल का हूँ। तो हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं एसकेएम में। एसकेएम की तरफ से राजेवाल जी का आना था, लेकिन उसी वक्त परिवार में उनके कुछ घटना घट गई, इस कारण से वो नहीं आ पाए। और अगले दिन लखीमपुर खीरी की घटना घट गई 2 तारीख के बाद। इसलिए सभी एसकेएम के नेता उस समय सबसे फौरी जरूरत थी लखीमपुर खीरी की घटना को न्याय को लेकर, उसको वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे। इसलिए बीच में पदयात्रा में बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। वरना इस पूरी पदयात्रा में यह कार्यक्रम था कि बीच बीच में सभी बड़े नेता एसकेएम के इस पदयात्रा में आने हम्म। वाले थे। लेकिन जी। नरेंद्र सिंह अब जी जो बिहार के पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, वो उन्होंने हम्म। पदयात्रा की शुरुआत की थी, और किसान नेता हैं वो बिहार से संयुक्त किसान मोर्चा में जुड़े हैं। और भी संयुक्त जी किसान जी। मोर्चा से बिहार से जुड़े संगठन भी वहां पर चंपारण में थे। यहाँ पर कल प्रशांत भूषण जी आके पदयात्रा में सम्मिलित होकर गए हैं। कर्नाटक से बीआर पाटिल जी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से सुनीलम जी, ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी, ये सारे लोग एसकेएम के पार्ट हैं, ये सब लोग आए हुए हाँ जी। हाँ, मैंने ये पूछा है कि चंपारण ही आपने क्यों चुना, वहां से ही यात्रा क्यों शुरू की? क्या इसीलिए क्योंकि वहां पहले भी सिविल नाफरमानी आंदोलन हो चुका है 1917 में, जो 1917 में, जब अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से, गरीब किसानों से नील की खेती करवाना चाह रहे थे और कैश क्रॉप्स की खेती करवाना चाह रहे थे, जो उनको चाहिए था रॉ मटेरियल, और अनाज वो नहीं चाहते थे कि किसान बोएं, जबकि अनाज अनाज ज्यादा जरूरी था। तो क्या इसी वजह से चंपारण को चुना गया शुरू करने के लिए ये यात्रा? थे। चंपारण को जी इसलिए चुना गया क्योंकि महात्मा गांधी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ही जैसा ही कानून के खिलाफ एक आंदोलन वहां शुरू किया और किसानों को जीत मिली। तो उसके 100 साल के बाद भी हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की भी जो सोच है वो अंग्रेजों की सोच से जैसे मिलती जुलती है। तब ब्रिटिश कानून और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रास्ता खोला गया था, आज अडानी अंबानी और विदेशी कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। मोदी जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, और चौकीदार देश का रास्ता खोल दे विदेशी कंपनियों के लिए, लोगों की खेती किसानी लुट जाए। तो इस प्रतीक के रूप में हमने चंपारण को चुना है कि वहां से गांधी जी का संदेश लेकर, आप नरेंद्र मोदी जी भी गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन बात तो करते हैं, काम करेंगे क्या गांधी जी? और अगर काम नहीं करेंगे तो जिस तरीके से अंग्रेज सरकार को हिंदुस्तान के लोगों ने सबक सिखाया, वैसे नरेंद्र मोदी सरकार को भी लोग सबक सिखाएंगे और आने वाले समय में उन्हें मजबूर करेंगे कि या तो वो कानून वापस लें, अन्यथा वो सत्ता से बाहर जाए। हाँ जी, हम बिहार में लौटते हैं। बिहार में बहुत पहले, कह सकते हैं 2006 में, मंडियां खत्म कर दी थी सरकार ने, खुली मंडी के नाम पे। तो वहां किसानों की दशा बताएंगे, क्योंकि बिहार के बहुत से लोगों को मजदूरी करने दूसरी स्टेट्स में जाना पड़ता है, जबकि पूछने पे पता चलता है कि उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन होती है। हिमांशु जी, हमें बिहार के किसानों की दशा जरूर बताइए, क्योंकि बिहार से, चंपारण से ये पद यात्रा चली है, तो हम बिहार के किसानों के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। सरकार ने शोर मचाया था कि बिहार के किसानों को बहुत फायदा हुआ है खुली मंडी का, तो ये कैसा फायदा हुआ, ये बताइए प्लीज। ये झूठा शोर है और केवल हम्म। सरकारी और कॉरपोरेट प्रोपेगेंडा है। आप बताइए कि बिहार में 2006 से अगर एपीएमसी एक्ट आपने हटा दिया, आपने खुला बाजार कर दिया, तो अब तो बिहार से पलायन नहीं होना चाहिए था। बिहार के किसानों को मक्के का दाम जो तय किया गया है C2+50% से, अभी नहीं, A2+FL 50% के हिसाब से ही मिलना चाहिए था। अभी तक तो नहीं मिला। आपको धान वहां पर देखिए 1100 रुपए के आसपास मिलता है, आपको मक्का 800 रुपए में बिहार के किसानों को मिल रहा, बिहार का गेहूं 1200 रुपए 1000 रुपए में बिक रहा। तो ये कहना बहुत बड़ा झूठ है कि बिहार के किसानों को एमएसपी मिल रही है या उनको खुले हम्म। बाजारों से फायदा हो रहा, कोई नहीं खरीद रहा। हम्म। झूठ बोलने की बीमारी लगी हुई है मोदी जी एंड कंपनी को। और ये कहना, हम्म। आप देखिए ना, इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा पलायन आपने देखा जब मजदूर वापस आए बंबई से, दिल्ली से, तो वो कहाँ के लोग थे? वो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हाँ, थे। देखो और वो कैसा सारे मंजर लोग था वो। आज आप देखिए ना, उन कितने दर्द भरा उनका वो हम्म। उस वक्त का दौर था, कोरोना के वक्त, जब सरकारों ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उनको आज लोग भूल रहे हैं, लेकिन वो भूलने हम्म। की बात नहीं है।
उसको याद करने की बात है कि अप्रवासी मजदूर कहाँ से गए, और अगर उनकी खेती किसानी की व्यवस्था को ठीक रखा जाएगा, तो अगर उनको हम्म। सही दाम मिलेगा तो वो क्यों जाएंगे? सम्मान पूर्वक अपने गांव में आराम से खेती कर सकते हैं वो, अगर एमएसपी की बिल्कुल कर कानूनी सकते गारंटी हैं। बना दी। तो इसलिए मैं हम्म। कह रहा हूं कि इस कानून से हम सब एसकेएम की यही मांग है, और ये समझ भी है कि इस कानून से एमएसपी प्लस C2 प्लस 50% के हिसाब से अगर इसकी कानूनी गारंटी सरकार दे दे, तो इससे बिहार को, इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश को, इससे बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे गरीब राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जहां एमएसपी का नामो निशान नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए नई मंडियां खोले, जैसा पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है बहुत संख्या में, और उसकी खरीद की हम्म। गारंटी भी सुनिश्चित करे, और किसी भी तरीके हम्म। से कॉरपोरेट की एंट्री मत करे। क्योंकि कॉरपोरेट, लोग कहते हैं, मैं एक बात और जोड़ूं आपको बताऊं, कि लोग कहते हैं कि जी जी। कहाँ लिखा है कि कॉरपोरेट आ जाएंगे और खेती किसानी को जमीन ले लेंगे। मैं पूछता हूं, हमारा संगठन भी इस मामले में स्पष्ट राय रखता है कि आप पूरे ट्रेड एग्रीमेंट्स को देख लीजिए अंग्रेजों के साथ जो हुए थे उस वक्त, कहीं नहीं लिखा था कि वो हमारे देश को गुलाम बनाएंगे। 200-300 साल लग गए उनको निकालने में। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश ने कितनी, बंगाल, कितनी शहादतें दी हैं। बिल्कुल हजारों बिल्कुल। हजार बिल्कुल। लोगों ने इस देश के लिए हम्म। बलिदान दिया, तब जाके ये आजादी मिली। उनको भगाने में इतना समय लगा। दोबारा चौकीदार हम्म। साहब हिंदुस्तान का रास्ता खोल रहे हैं उसी तरीके से, और एक तरफ हम्म। अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हम्म। असली देशभक्त तो आज किसान है, उसका बेटा ही जवान जी। सड़क सीमा पर लड़ रहा है। वो अपने सीमा पर खेतों की लड़ रहा है। लड़ाई अहिंसा तरीके से लड़ रहा है, अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह कर रहा है, और उसके ऊपर तमाम हम्म। तरीके के आरोप लगाकर आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अंत में तो आपको कानून वापस लेना होगा, या आपकी सरकार जाएगी। हम्म। अच्छा, ये नवनिर्माण किसान संगठन है जो आपका, जो ये पद यात्रा चला रहा है ना, तो ये संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य है, एक हिस्सा है, एक आप लगातार शामिल हो रहे हैं किसानों की जो दिल्ली में मीटिंगें होती हैं सब कुछ, और बाकी लीडर्स भी। तो सरकार ये क्यों एक आपकी नजर में क्यों बना रही है कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का संघर्ष है, या फिर वो इनको कहती है कि ये सरदार लोग हैं, सिख लोग हैं? तो कुछ स्टेट्स में मुझे तेलंगाना के किसान सिंघू बॉर्डर पे मिले थे, वो कह रहे थे कि उनको तो ये बताया जा रहा है वहां उनकी स्टेट में कि ये कुछ लोग हैं जो खालिस्तान मांग रहे हैं। तो ये इनका प्रचार इतनी दूर तक जाता है, तो किसान मोर्चे के जो अलग अलग ढंग से जो अलग अलग जगह लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सारे क्यों प्रचारित नहीं होती? देखिए क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो कॉरपोरेट मीडिया हावी है, उसके माध्यम से सरकार और अडानी अंबानी की पूरी व्यवस्था, वो इस बात को भ्रम लगातार किसानों के प्रति फैलाए रखे हुए हैं कि ये फलाना है। रोज नए नए षड्यंत्र करते हैं इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसानों को इस आंदोलन के बारे में नहीं पता, या उनको समझ नहीं है तीनों काले कानूनों के बारे में, या एमएसपी की कानूनी गारंटी के बारे में। लेकिन वो बड़े पैमाने पे दिखाया नहीं जाता। आप ही देखिए, ये 350 किलोमीटर की पदयात्रा देश में कितने लोग जानते हैं, जबकि ये लाखों लोगों को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ी। लेकिन बहुत कम चैनलों ने कवर किया, बहुत कम अखबारों ने कवर किया। तो होता क्या है कि ये देश में जो आजकल मीडिया है, वो अपना सही से धर्म नहीं निभा रहा। क्यों? क्योंकि वो उसका जो जी। कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं से सरकार और कॉरपोरेट के चंद पूंजीपतियों के माध्यम से हो रहा है। इसलिए बात सही हम्म। तरीके से सही जगह पर पहुंच नहीं पा रही। और रही बात इसको जी। केवल पंजाब का मूवमेंट कहने का, या वो निश्चित ही जैसे आजादी की लड़ाई में पंजाब सबसे अगवा होकर लड़ा, बंगाल हो लड़ा, उत्तर प्रदेश लड़ा, तो बहुत सारी जगह हो सकता है किसी गांव में, जैसे मेरे गांव में 11 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बगल वाले ब्लॉक में पूरे ब्लॉक में नहीं रहे थे उतने। तो ये कोई हम्म। बात नहीं होती कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं। हमारा देश एक है, हम्म। इस देश के लोग एक हैं, उनकी उनका रोजी रोटी का संकट एक है, और उनकी यह साझा लड़ाई है न्याय के लिए। त्याग के साथ वो लड़ हम्म। रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम सब जब एसकेएम की मीटिंग्स में बैठते हैं, देखते हैं, तो वहाँ तेलंगाना का भी आदमी होता है, वहाँ हरियाणा का भी होता है, वहाँ पंजाब के भी होते हैं, वहाँ उड़ीसा के भी हम्म। होते हैं, मध्य प्रदेश के भी होते हैं। कितना लोग किसको हम्म। जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारी नहीं, साझी मेरा लड़ाई सवाल हम नहीं, साझे मैंने, तरीके से लड़ रहे हैं। हिमांशु जी, मैंने ये कहा कि सरकार ये भ्रम पैदा कर रही है, और ये भ्रम पैदा हो जोर से हो जाता है, सरकार अपर हैंड हो जाती है, या जो रिजीम चाहता है कि ये तो सिर्फ सिखों की लड़ाई है, या सिर्फ पंजाब हरियाणा की लड़ाई है। ये बात बोल रही हूँ कि जो बाकी देश में जो संघर्ष चल रहा है, वो इधर नॉर्थ इंडिया में उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी कम पहुंच रही है।
नहीं नहीं, देखिए वो ये बात तो सही बात है कि पूरे देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सारे लोगों तक सही तरीके से खबर नहीं पहुंच रही। लेकिन ये काम तो हुँ, मीडिया का है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका आज ईमानदारी छोड़ चुका है, वह दलाली कर जी, जी। रहा है। और अगर वो हुँ, हुँ, अपनी दलाली जारी रखेगा तो ये भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। अगर उसको विवेक हुँ, आएगा, वो जनता की सही रिपोर्टिंग करेगा जो जनता के बीच में हो रहा हो, तो मुझे लगता हुँ, है कि हुँ, वो बात सही तक पहुंचेगी। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया और आप जैसे हुँ, पत्रकार और बहुत सारे लोग जो किसानों के प्रति संवेदना रखते हैं, वैसे चैनल, हुँ, हुँ, वैसे अखबार, टीवी और सोशल मीडिया, ये सब लोग लगातार उस बात को फैला रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी आबादी इस बात को समझ चुकी है कि मोदी जी और उनकी कंपनी किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और यह आंदोलन और इसका सवाल पूरे देश का सवाल है। वो किसानी के बचाने के साथ साथ देश बचाने और संविधान बचाने की भी लड़ाई हिंदुस्तान के किसान लड़ रहे हैं। इसलिए हमने इस पदयात्रा में किसानों के साथ साथ जो हमसे हमारे जो संगठन को तमाम लोगों की राय आई कि आप दवाई, पढ़ाई, कमाई, महंगाई, उचित मूल्य के भी सवाल उठाइए। इसलिए हमने 10 सवाल बनाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछने के लिए। वो 10 सवाल लगातार जनता के बीच में हमने उछाले हैं। उसमें ये पूछा है हमने कि 600 की शहादत के बाद भी आपकी संवेदना क्यों नहीं जगी? तीनों काले कानून कब वापस होंगे? एमएसपी की कानूनी गारंटी कब मिलेगी? कॉरपोरेट की लूट जी, की छूट कब तक आप देते रहेंगे? प्राकृतिक हुँ, संसाधनों की अंधाधुंध लूट की छूट कब तक रहेगी? ये वो सवाल हैं। नौजवानों को बेरोजगारी से राहत कब मिलेगी? इस पूरी पदयात्रा में किसानों के साथ-साथ नौजवानों ने, आम जनता ने बहुत सहयोग किया है। बहुत सफल पदयात्रा रही। जी, जैसे 19 दिन आपने पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सफल रहा, रास्ते में आपने बहुत लोगों को जागरूक किया। तो 19 दिन की ये पैदल यात्रा में, पद यात्रा में आपको क्या लगता है कि और कुछ नया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे लोगों को बताना चाहते हैं कि और खास क्या हुआ कि आपको पहली बार लगा कि नहीं, ये यात्रा हमारी सफल हुई, जिससे ये आपको एकदम लगा हो? देखिए इस पदयात्रा को जब हमने किया तो एक तो हम इस भ्रम को तोड़ने में कामयाब रहे पूर्वांचल और बिहार में। क्योंकि देखिए लोग तो जो देखते हैं उसी को मानते हैं। उनको लगता था कि ये शायद सरदारों का ही आंदोलन है, पंजाब हरियाणा का है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिहार के किसान, उड़ीसा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान इस पदयात्रा में हैं और वही उनके सवाल हैं जो दिल्ली पे बैठे भाइयों के सवाल हैं, तो वो सहज रूप से जो भ्रम की स्थिति और कॉर्पोरेट मीडिया ने फैलाया था, वो उनका दूर हुआ। तमाम लोगों से जगह-जगह जहाँ पदयात्रा रात में और दोपहर में पहुँचती है, रुकती है, जहाँ भोजन होता है, वहाँ वहाँ के स्थानीय किसानों के साथ मीटिंग भी होती है। ऐसे बीसियों मीटिंग्स हम लोग किए हैं और रास्ते में पर्चों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, गीत के माध्यम से लोगों के जन जागृत किया है। तो भ्रम को तोड़ने में कामयाब हुए हैं मुझे लगता है, और यही तरीका है कि सरकार के जो और कॉर्पोरेट के जो भ्रम है, अगर हम लोग उसको तोड़ने में कामयाब हुए, सही बात लोगों को बता पाने में कामयाब हुए, तो मुझे लगता है कि पूरा देश इस आंदोलन के साथ और मजबूती से आने वाले समय में खड़ा होगा। और अगर हमारी एकजुटता बनी रही तो हम निश्चित ही जीत हासिल करेंगे। बनारस में अब आपकी सभा होने वाली है थोड़ी देर को, है ना? तो उसमें आपके और क्या सवाल होंगे 10 सवालों में से? इसमें और सबसे 10 आपको लगता सवालों है में और से जो आपको और आपको लगता है कि इस सारे कुछ का असर पड़ेगा बनारस के लोगों को जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया और उनको वहां पहुंचाया, बहुत बड़े कुर्सी तक पहुंचाया है। तो उन वो भी कोई झकोरे जाएँगे, वो हिलेंगे थोड़ा कि ये देखो देखिए हमारे देश के लोगों के साथ बिल, क्या हो रहा है और बिल्कुल, उनको बिल्कुल। कितनी देखिए महँगी चीज़ें मिलने वाली हैं, रोटी उनसे कितनी दूर होने वाली है, उनको ये पता चलेगा? देखिए, मैं इसी क्षेत्र से आता हूँ, पूर्वांचल का जी। केंद्र बिंदु है बनारस, बगल का जिला मेरा है। मैंने बनारस में ही पढ़ाई-लिखाई की है, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता समझता हूँ। यहाँ की जनता लगभग ये समझ चुकी है कि मोदी जी ने उनको कितना बेवकूफ़ बनाया है और कितनी बड़ी-बड़ी झूठे वादे करके नौजवानों से जो बेरोज़गारी को हटाने का वादा उन्होंने किया, किसानों को न्याय देने का वादा किया, ये सारे वादे आज पूरे नहीं हुए हैं और केवल झूठ का मायाजाल उन्होंने फैलाया है। और इस मायाजाल को तोड़ने के लिए इस पदयात्रा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से तमाम सारे जनता में ये सही मैसेज गया है कि किसान का वास्तविक सवाल क्या है और उसकी लड़ाई क्या है। रही बात कि बनारस की जनता झकझोरेगी, आने वाले समय में मोदी जी पे प्रभाव कितना पड़ेगा, ये तो वक़्त ही हुँ, बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25 तारीख को वो बनारस आ रहे हैं और जिस तरीके से जी। प्रशासन ने यहाँ के किसान नेताओं को नज़रबंद किया हुआ था और हमारी हुँ, हुँ। पदयात्रा को जिस तरीके से वो जगह-जगह पर
बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की, और कई जगहों पर पीछे उत्तर प्रदेश के बिहार के बॉर्डर पर भी बिहार में 1-2 जगह स्कूलों को डिस्टर्ब किया जहां हमारे रुकने की व्यवस्था थी। सरकार समझ में आता है कि सरकार बौखलाई है और वो नहीं चाहती थी कि ये पदयात्रा यहाँ तक पहुंचे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हजारों किसान चल रहे हैं और ये न्याय का सवाल है, इसलिए यह पदयात्रा बनारस में आज सभा करके समाप्त होगी। और वो जो उसके सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आने वाले समय में पूरे देश की जनता और बनारस की जनता भी प्रधानमंत्री से पूछेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो खुले मन से या ट्वीट करके ना दें, लेकिन वो सवाल तो आसमान में तैरते रहेंगे और तब तक तैरेंगे जब तक किसानों के ये तीनों काले कानून नहीं वापस हो जाते, एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं हो जाती, नौजवानों के मुद्दों का समाधान नहीं होता। ये सारे सवाल देश की जनता उनसे पूछती रहेगी। आखिरी सवाल है मेरा कि जब जैसे चंपारण में पहली सिविल नाफरमानी जो आंदोलन शुरू हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ ही, छोटे किसानों ने, गरीब किसानों ने किया था, तो तब गांधी जी को पता चला था कि लोगों की शक्ति क्या होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला था कि साधारण लोगों की शक्ति क्या होती है। क्या अब देश आपको ऐसे ही एक सूत्र में पिरोया हुआ प्रतीत हो रहा है, नजर आ रहा है कि किसानी के बहाने ही सही, कृषि कानूनों के बहाने ही सही, लोग अपनी सेहत, एजुकेशन की सहूलतों के बारे में, रोजगार के बारे में, सारी मांगों के बारे में सजग हो रहे हैं और देश इवॉल्व होगा इस सारे कुछ में से? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। देखिए, होता क्या है, एक प्रोसेस होता है, एक दौर होता है। अंग्रेजों के जी। समय में भी उनको हटाने में हमें कई साल लगे। जब उनकी सिविल नाफरमानी के सवाल हों, कई आंदोलन करने पड़े। उसी तरीके से आज एसकेएम के नेतृत्व में देश भर में किसानों के इस मुद्दे पर आंदोलन हो रहा। साथ ही साथ नौजवान हों या बाकी और मुद्दे जो हैं देश के, जो मौजूद सवाल हैं, जो सही सवाल हैं, उन सारे आंदोलनों के लोग, चाहे ट्रेड यूनियन के लोग हों, मजदूरों के आंदोलन करने वाले, नौजवानों के आंदोलन करने वाले, महंगाई को लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं। और ये एकजुटता पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है, और वो सूत्र है कि हमारा देश सबसे पहले महत्वपूर्ण है। यहाँ की मेहनतकश आबादी जो ईमानदारी से अपनी मेहनत करती है खेतों खलिहानों में, उसका बचना जी, जी। और उसका जीना और उसका सम्मान हुँ, पूर्वक उसको उसकी आय का दाम मिलना, ये बहुत महत्वपूर्ण जी, सवाल है। ये रोजगार का भी समाधान है। इसलिए पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है और लोग और हुँ, संख्या में एकजुट होकर एक सूत्र में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो कॉरपोरेट मीडिया, कॉरपोरेट कंपनियां, हुँ, विदेशी ताकतें या हुँ, बीजेपी, नरेंद्र मोदी सरकार, ये सारे हुँ, लोगों को जिनकी समझ में दिक्कत है, हिंदुस्तान क्या है, हुँ। उनकी समझ जी, को जी, दुरुस्त करने के लिए यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के हुँ। रास्ते पर। इस पदयात्रा का नाम हमने लोक नीति सत्याग्रह किया है। त्याग और जी, बलिदान जी, के रास्ते पर हिंदुस्तान का किसान और नौजवान है और वो जीतेगा, ऐसा जी, हमारा मानना जी। सो ये यात्रा है जो ये मेहनतकश लोगों के सम्मान की और उनको सही दाम मिलने का संघर्ष है, सत्याग्रह है। हिमांशु तिवारी जी, आपने हमें बीच में से अपनी पद यात्रा रोक कर हमें ये समय दिया, स्पेशल हमारे टीवी पंजाब को। आगे भी हम आपसे संवाद चलाते रहेंगे। अब के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। है। धन्यवाद, नमस्कार। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।